इसलिए हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 65 साल में जितना दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ उससे ज्यादा तेजी से पिछले 9 साल में हुआ। इन टर्म्स ऑफ मेट्रो का नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क, वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क, सीवेज का नेटवर्क, नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमराज, नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें। तो इन 2 डायरेक्शन में हम लोगों ने काम किया है। और अब तीसरी डायरेक्शन एक और है जो अगले 5 साल में मेरी टॉप प्रायोरिटी होने वाली है, वो है जॉब्स। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे बच्चे घर बैठे हैं। और मेरे को बहुत पीड़ा होती है इन दिनों में, जब मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, किसी के घर में चाय पीने जाता हूँ, वो दिखाते हैं सर हमारे बच्चे घर बैठे हैं। ये बच्चे अगर गलत संगत में पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। जॉब्स आप जो बता रहे हैं वो टॉप प्रायोरिटी होगी, लेकिन आप स्टैटिक इश्यूज पे मैं बात करूंगा। लेकिन अरविंद जी, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है। पहले कहते हैं ऊपर रखा हुआ। अच्छा, मफलर ऊपर रखा हुआ। वो कहते हैं कि आपके पहले दिल्ली में जब तक अरविंद जी मफलर नहीं पहनते थे सर्दी की घोषणा नहीं होती थी। नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ रोज शाम को सभाओं के लिए, आप देख लीजिए मफलर साथ ही होता है। आप पुरानी बात चली है तो मुझे कुछ वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग आपको एकदम ग्राउंड पर कवर करते थे। 2013 में एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे, नीला या लाल रंग का स्वेटर और एक बड़ी मामूली सी नीले रंग का स्वेटर, अभी भी बड़ी मामूली सी सैंडल, और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है, लेकिन गाड़ियों का काफिला बहुत होता है। जिसको ये लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब बीजेपी चुनाव इस बात पे लड़ रही है, केजरीवाल की जैकेट 25,000 रुपए की है, केजरीवाल के जूते ऐसे हैं। वो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ 2,500 रुपए के लोगों को दिला दूंगा मैं, चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। लेकिन चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। जनता को इससे कोई लेने देने नहीं है कि केजरीवाल की जैकेट कितने की है, शर्ट कितने की है, पैंट कितने की है। जनता कह रही है यार हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसमें आपका क्या विजन है? आपने 10 साल में क्या काम किया? आप मेरी सारी स्पीचेस उठा के देख लो। अभी आजकल रोज मैं रात शाम को रैलियां करने जाता हूँ, पहला पोर्शन में बोलता हूँ पिछले 10 साल में मैंने ये काम किए, अगला पोर्शन बोलता हूँ अगले 5 साल में ये काम करूंगा, मेरे को वोट दो। ये लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछे पिछले 10 साल में क्या काम किए, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल घिनौना है। अगले 5 साल में क्या करोगे? और अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियां इसको देंगे। क्या गालियां देने से दिल्ली का विकास होगा? क्या गालियां देने से दिल्ली सुधरेगी? हमें काम करने हैं यार, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। मनीष जी, आपको याद है वैसे एक और चीज निशान जी बता दूं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। ऐसी टीम देश में किसी पार्टी के पास नहीं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग। मनीष जी, मुझे आपको याद आ रहा है इस टीम से मैं एक क्विक आंसर देना चाहूंगा। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे बैठ के, जहाँ स्कूल बनेंगे, जहाँ अस्पताल बनेंगे, वैगन आर में बैठ के, उस वैगन आर में बैठ के हम। आदित्य जी आपको याद है? राघव जी नहीं, अरविंद जी आपको याद हो? मेरे को भी याद है। आपको याद नहीं है? मैं आपको उस गाड़ी का नंबर याद Move my next schedule to tomorrow noon and send it to Jen. हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। मेरा तो सिर्फ 1,000 का आता है, क्योंकि मैं ट्रूमेट से दवाई का ऑर्डर करता हूँ। बस ऐप पर जाओ, दवाई का नाम डालो, ट्रूमेट आपको 50% बचत वाला सब्स्टिट्यूट दिखा देगा। लेकिन क्वालिटी, कंपोजिशन सेम दोनों दवाई की, लेकिन दाम 50% कम। तो ट्रूमेट से दवाई ऑर्डर करो और पैसे बचाओ।
आता हूँ एक बार। के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, अब मिडिल क्लास के बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कौन सा गलत काम करता हूँ? जो बता रहे हैं मैंने अगर इनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ग्रेटर के बच्चे आता है इससे पूछो, ग्रेटर कैलाश सबसे अमीरों की कॉलोनी है और सबसे अमीरों से एरिया में 4 मोहल्ला क्लिनिक हमारे पैक्ट बस्ती पे चल रहे हैं। पूछिए। अब क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपकी गाड़ी का नंबर पूछा था। एक तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, वो मनीष जी आपको जरा ध्यान से देखनी है वो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर? कहाँ की है ये तस्वीर? ये बनारस के रेलवे स्टेशन की है। और क्या हुआ था तब? हम लोग रात को हम सर पहुंचे थे किसी गांव में, प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे राइट इन्फॉर्मेशन के। वहां से लौटे तो हमारी ट्रेन छूट गई और हमारी अगली ट्रेन, हमें बताया गया कि उससे अगली ट्रेन रात को 3 बजे या 4 बजे थी, वो कहीं और से आनी थी। तो बस हमें लगा कौन से साल की बात होगी बनेगी? 2008, 2008, 2007-8 की। अब वो बीजेपी बार बार ये कहती है कि जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे। वो नीति जो चलती है, आपके कई नेता जेल में चले गए। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? जनता बात ही नहीं कर रही है। तो आपको मैं एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें क्यों वोट दिया? उसके पहले तो हम सत्ता में थे ही नहीं, हमने कोई काम ही नहीं किया था। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि हमने ये काम किया, ऐसा काम किया। उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, एक बार ठान ले तो फिर पूरा करके छोड़ते हैं। वो क्वालिटीज आज तक नहीं बनी है। कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, क्या ये कट्टर जिद्दी हैं। बीजेपी इससे कम उनके पास कुछ नहीं है। तो रोज हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज हमारे ऊपर की उन्होंने बैठ के शब्दों को केजरीवाल की ईमानदारी को अटैक करो, सारे झूठे लगाए हमारे ऊपर। एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई, पूरे इतनी 500 से ज्यादा रोडों की थी, एक भी पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमने पैसा कमाई लिया होता, ये अतिशी लोगों के सामने चंदा मांग रही है, ये 100 दिया, इनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। अगर हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए होते, वो तो चुनाव तो वहां से लड़ लेते। यार ये क्राउड फंडिंग ये कर रही है, क्राउड फंडिंग वो कर रहा है, क्राउड फंडिंग सारा बार कर रही है, जनता से चंदा मांग रहे, जनता दिल खोल के चंदा दे रही है। लेकिन इनको इन लोगों को कहना पड़ा बस हो गया मेरे को इतने पैसे दिए। एक मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने इतना कीचड़ फेंका, इतना कीचड़ फेंका, भाई केजरीवाल के ऊपर चिपक जाएगा। केजरीवाल पे कीचड़ चिपका नहीं। जब मैं जेल से वापस आया, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा लिए थे। मैं जनता के बीच में गया, पद यात्राएं की। अगर मेरे को जनता भ्रष्टाचारी कहती तो मेरे मुंह पे जनता कह देती केजरीवाल तूने धोखा दिया मेरे को। केजरीवाल ने, उन्होंने जनता ने गला दबाया। कई माताएं रोई मेरे से, कंधे पे मेरे कंधे के वो रख रखे कि जब तू गया था अंदर हमने तेरे लिए बहुत मन्नतें मांगी। तो ये जनता देख रही है कि इनको तंग किया जा रहा है, इनके काम को रोकने के लिए, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं इनको काम को रोकने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से हमें परेशान किया गया है, मुझे नहीं लगता भारत का इतिहास ये कभी इस तरह की परेशानी किसी की। लेकिन अरुण जी, फैसला जनता को नहीं, तो कोर्ट का फैसला तो अभी आएगा। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है, और ईडी तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से। ईडी तो अब इनकी एक वो हेंचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैनफ्राइड है सर, वो पॉलिटिकल विंग है सर। पॉलिटिकल विंग में नहीं, जो होता है ना हेंचमैन होता है, मतलब आपको अगर किसी कसाई दुर्गा जो होता है ना, किसी को अगर मरवाना है तो हमने 4-5 आदमी पाल के रखते हैं, किसी को मरवाना है तो भेज देते हैं। ईडी वो हो गई है केंद्र सरकार की। ईडी पे किसको भरोसा? कोर्ट से रोज डांट खाते हैं। कोर्ट, जिस दिन कोर्ट ने अभी तक कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था तो मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस खन्ना ने कहा था इस केस में ना गवाह है ना सबूत है, ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा ट्रायल के दौरान। देखा था ना आपने,
This case will not stand 2 minutes of cross-examination during trial. This is a good statement from the Chief Justice of the country. उनके मुंह से ये अगले दिन फ्रंट लाइन हेडलाइन थी सारे अखबारों की. This case will not stand even for 2 minutes. So it's a political case. लेकिन बीजेपी It's a political conspiracy. बीजेपी का ये कहना है कि अब ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, आपको बीजेपी जमानत मिली है. हम यहाँ पे बीजेपी के क्वेश्चन के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चन के जवाब देंगे. मैं आपसे कहने दीजिए. खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी का होगा, ऐसी खबरें आई. गौरव का हो सकता है, राघव का हो सकता है. जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में आतिशी जी? आप डर तो लगा होगा आप लोगों को. 2 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, हमारे नेताओं को जेल डाला गया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी पर इतना अत्याचार हुआ होगा. एक के बाद एक मेरे सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया. लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारी पार्टी को छोड़ दे. जब सबको जेल भेजा तो हमें भी मैसेज आते थे, हमें भी इनके मैसेज आते थे कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा. लेकिन हम क्योंकि ईमानदार हैं, हम क्योंकि देशभक्त हैं, हम इनकी धमकियों से डरे दबे नहीं, टूटे नहीं. और मैं ये भी कहूंगी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवार को मैं सलाम करती हूँ कि जिस व्यक्ति की पत्नी का पति 17 महीने से जेल में, मनीष सर की वाइफ की तबीयत इतनी खराब रहती, उनके घर कोई आया, उन्होंने उनको इंडायरेक्ट मैसेज दिया कि जी अगर मनीष जी बीजेपी में आ जाए, बीजेपी उनको छोड़ देगी. आपको पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष को अरविंद भैया को छोड़ दूंगा ना, मैं मनीष को छोड़ दूंगी. तो ये देखिए, ये होता है देशभक्ति का जज्बा. जी आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करता है? किसने अप्रोच किया था बीजेपी? देखिए वो क्या है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो हमारे ही परिवार वालों और दोस्तों के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं. सबूत होगा उसका? सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत दें? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर. नहीं, लेकिन आप कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन कर लो जनता से, तो कौन था? मनीष जी के पास जेल में कम से कम 4 बार पहुंचे, पूछे उनसे. अब मनीष जी वहां पे जेल में रिकॉर्डेड वीडियो को अलाउड है. कौन था मनीष जी जेल में? आपके पास कौन है? अब मेरे पास तो कोई कुछ भी बल्कि आता था कि भाई मिलने आए, और थोड़ा आके पूरी करना था. मेरे घर में मेरी वाइफ के पास लोग. निशांत जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि इस सारी घटनाओं पे क्या निचोड़ निकल के आ रहा है. भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो बीजेपी में शामिल करने का ऑपरेशन हुआ था. वो ऑपरेशन फेल हो गए लोग. नहीं, लेकिन तभी तो इसीलिए इस सब में कौन आया था, वो किसका आदमी था, अरे हमारे पास कहाँ सबूत है यार. लेकिन सारे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड तो एक ही है, सब लोग जानते हैं. लेकिन जो लोग चले गए अरविंद जी, जो लोग डर गए, कमजोर थे, जो सबके अपने अपने कारण है. देखिए, कैलाश गहलोत की अगर बात करें, मैं किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो गए किसी की मजबूरी थी, किसी को कोई इच्छा थी, कोई, तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं. जैसे आपकी टीवी लाइन चलाते हो, आपके कई लोग छोड़ के जाते हैं, उनके अपने रीजन होते हैं. कई लोग आते हैं, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है. किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, वो करना सही नहीं है, मैं नहीं करता. अच्छा, आपने अभी अरविंद जी एक बात क्योंकि चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक बार जरा क्लैरिफिकेशन हो ही जाए. आपने ये कहा कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. ईडी ने कहा कि वो जो पैसा था वो गोवा चुनाव से कर दिया गया. कहा एक हमारे साथी को बुलाया गया, ईडी ने बुलाया, लेकिन 40 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च हुआ. उसने 40 करोड़ मेरे को आज दे दो, गोवा की सरकार को दे दो. कहाँ हो 40 करोड़? कहाँ खर्च हुआ? इन्होंने हमारे सारे वेंडर्स पे रेड मार ली, जिससे हमने एक पर्चा भी छपवाया था उस पे भी रेड मार ली, उसको भी यातनाएं दी कि कुछ बोल दे. कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसे का सबूत नहीं मिला इनको. रियली बोला वो, हिंदी में उसने स्टेटमेंट दिया, कहते 40 करोड़ खर्च हुआ. उसने कहा 40 करोड़ मेरे को आज दे दो, मैं गोवा में सरकार बना लूंगा अपनी. लेकिन वो कह रहे हैं जो खर्च होगा वो रिकवर कहाँ से होगा? खर्च हुआ, खर्चा तो कहीं हिसाब होगा, कोई हवा में थोड़ी उड़ गया. कोई तो आगे कहेगा ऐसे सबसे तो सारा कुछ रिकॉर्डेड है.
सारा कुछ भाई चेक में हुआ है। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो मुद्दा इन चुनावों में काफी ज्यादा आपको लेकर सवाल पूछे गए। मैंने आतिशी जी से भी ये सवाल पूछा, मनीष जी से भी ये सवाल पूछा था। अरविंद केजरीवाल, और मैं खुद गया हूं आपके उस घर में, कौशाम्बी के एक फ्लैट में, वहां से निकलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा घर बनवाया कि उसके सामने अच्छे अच्छे राजमहल भी फीके पड़ते हैं। ये आपके ऊपर आरोप। राजमहल फीका नहीं पड़ता, राजमहल को तो खोल ही नहीं रहे लोग। इन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने बड़ा लग्जूरियस कोई घर बनाया। हमने कहा खोल दो उसको, जनता देख लेगी। क्या यही घर है अरविंद जी में? एक मिनट, जनता देख लेगी उसको। देखो तस्वीरों के अंदर तो आपका ये सेट इससे ज्यादा शानदार लगेगा और इससे ज्यादा कीमती लगेगा तस्वीरों की उसमें ना। ठीक। तो मेरा ये कहना था, उन्होंने कहा कि उस घर में स्विमिंग पूल है, उस घर में कोई बार है, उस घर की टॉयलेट सोने की वो है। मैंने कहा, खोल दो इस घर को, सबको दिखा दो, झूठ मत बोलो। कहाँ है वो स्विमिंग पूल, कहाँ है बार, कहाँ है सोने के टॉयलेट? जिस दिन सौरभ आप ही गए थे, हाँ सर, मैं और संजय जी गए थे। बैरिकेडिंग कर दी कि नहीं जनता को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? झूठ बोल रहे थे। कहते हैं 1 करोड़ के पर्दे हैं। अरे सिंपल कपड़े के पर्दे हैं भैया। फिर हमने कहा भाई मोदी जी का जो राजमहल बन रहा है, जिसका कहा जा रहा है 2700 करोड़ का बन रहा है, उसमें 300 करोड़ रुपए के कारपेट है, 400 करोड़ रुपए के झूमर है, उसको भी खोल दो, इसको भी खोल दो। आपको तो स्विमिंग पूल देखना है, और केजरीवाल के घर में नहीं है, वो हमारे स्कूलों में है। स्कूलों में जाके देखिए, वहां स्विमिंग पूल बनवाए हम लोगों ने। बनाए कि नहीं बनाए बच्चे? आप में से किसी के स्कूल में था स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल हमने स्कूलों के अंदर बनाए, अपने घर में नहीं बनाए। तो इनका झूठ पकड़ा गया, क्यों नहीं खोलते ये? कभी आपने पूछा बीजेपी वालों से कि भाई केजरीवाल कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, कोई वहां पे शान शौकत नहीं है, कोई शीश महल नहीं है, खोलो उसको। अरुण जी, वो कहते हैं कि 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव, 20 लाख के जकूजी और स्पा, उसमें किसी ने कहा ये मिनी सब बार भी है। बकवास है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ के कारपेट, 400 का, इसको पता है, मेरे को तो पता नहीं। बता दो जरा सौरभ। ईशान जी, इसके अंदर तो बड़ा हमने ओपन कहा है, मतलब इसके अंदर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं उसी कोरोना के समय में सरकार द्वारा पब्लिक के पैसे से 2 मकान बने, एक प्रधानमंत्री जी का बना, एक मुख्यमंत्री जी का बना। दोनों दिल्ली में ही है, तो ये भी नहीं कह सकते वहां महंगा बनेगा यहाँ सस्ता बनेगा। दोनों को जनता के लिए, मीडिया के लिए एक दिन के लिए खोल दो, लोग अपने आप फैसला करेंगे कहाँ पे क्या लगा है, कहाँ पे नहीं लगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? दोनों को खोलना चाहिए ना। आप इस बात से तो सहमत है कि खोलने चाहिए दोनों मकान? ट्रांसपेरेंसी करो, कीचड़ क्यों फेंक रहे हो? जैसे इनका शराब घोटाला फर्जी था, ऐसे ही शीश महल फर्जी है। जैसे हमने कहा खोल दो, पुलिस लगा दी चारों तरफ, कोई अंदर नहीं जाएगा। आप रहते थे, ये जो वीडियो, नहीं हम रहते थे। ये वीडियो ऐसे ही है। वीडियो निशांत, अगर मैं आपके घर का वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो में तस्वीरें बड़ी शानदार दिखती हैं। अगर पोछा लगा दो तो वो चमकता है, जैसे ये चमक रहा है। अब इसका वीडियो बनाओगे, ये सेट आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या है। तो हमने कहा खोल दो, तो वीडियो बेटर है कि खोलना, जनता जाके देख ले कि भाई केजरीवाल बहुत ज्यादा शान शौकत में रहता था क्या। नहीं, और अगर स्विमिंग पूल है तो दिख जाएगा ना। स्विमिंग पूल दिख जाएगा, तो वहाँ स्विमिंग पूल कहाँ है? ही नहीं। उन्होंने कहा टॉयलेट है ही नहीं, उन्होंने कहा बार है ही नहीं, उन्होंने कहा 1 करोड़ के पर्दे है ही नहीं, उन्होंने ये सब जो आप गिना रहे हो मेरे को तो याद भी नहीं, कुछ है ही नहीं। खोलो उसको। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। ये तो आपने कहा था। तो अब सरकारी आवास जो दिया है वो काम करने के लिए होता है। वहाँ पे कैंप ऑफिस होता है, जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग होती है, जहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पे जनता से मिला जाता है। इसमें हर्ज क्या है? अगर हम अपने कामकाज को एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई सहूलियत का वो कर रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? एक सवाल जो मैंने अरविंद मनीष से भी पूछा था, आपसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन अगर भी क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो ये मामला निजी है और इस पर राजनीति बहुत हो रही है। क्योंकि अभी हमने ये सवाल उनसे किया, आपकी शादी को लेकर कई सवाल उठे। मेरा सिंपल सा सवाल, शादी को लेकर एक मिनट आपको बड़ी आलीशान शादी, एक मिनट निशांत, आप में से कितने बच्चों को देश की शिक्षा की परवाह है? आप में से कितने बच्चों को अस्पतालों की चिंता है?
आप में से कितने बच्चों को राघव की शादी के खर्चे की चिंता है? एक आदमी उसको है। चलिए ठीक है, विवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक बात जिसकी आपको वाकई में काफी क्रेडिट दिया जाता है, काफी श्रेय दिया जाता है, वो ये है कि आप अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार पर लौटा दिया। रोजगार तो आपने अभी अभी जिक्र किया। हालांकि बीजेपी शराब नीति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी किस पे लड़ रही है? शराब नीति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं? मैं दो चीजों को सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूं। एक है बिजली, 24 घंटे बिजली कर दी पूरे देश में। इनकी बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्यों में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, फिर भी वहां 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। अगर दिल्ली में आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो फ्री है, और 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो 800 रुपए लगते हैं। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4,500 रुपए लगते हैं। इन मिडिल क्लास वालों से पूछो 4,500 रुपए तो काफी होते हैं। महीने के अगर बचा दी आप लोगों को 4,500 तो कोई बुरा थोड़ी किया। सस्ती बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी है, ये दोनों बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार किए हैं। शिक्षा कोई लिहाज से अगर देखें जो कई स्कूल्स में हमने देखा बदलाव हुआ है। यहाँ पर 2 शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन एक चीज बीजेपी बार बार रहती है कि कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी के तो आप सुनने बंद कर दो और बीजेपी के प्रश्न ही मत उठाया करो। वो देशभक्त पार्टी नहीं है। अभी आप पूछिए इनसे, गुंडों की पार्टी है इसकी विधानसभा के अंदर। पूछिए इनसे, अतिशी बताइए कि बीजेपी क्या करवा रही है आजकल आपकी विधानसभा। सुबह से लेके शाम तक रमेश बिधूरी जी और हर गली में जो उनके भतीजे नामक गुंडे घूम रहे हैं, वो एक करके सुबह से शाम तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। रमेश बिधूरी जी 10 साल सांसद रहे दक्षिणी दिल्ली से। वो ये नहीं बता रहे हैं कालका जी में उन्होंने क्या काम किया। वो एक हमारे वॉलंटियर को कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी में नहीं आए तो तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। एक महिला कार्यकर्ता को रमेश बिधूरी जी कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी तो मैं 8 तारीख को आतिशी को तो जेल भेजूंगा, साथ में तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। ये राजनीति है बीजेपी की। अब राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे चुनाव लड़ती है। अब देखिए, उसी में एक और आरोप लग रहा है। वो आरोप परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप पंजाब की मशीनरी, पंजाब की गाड़ी, पंजाब के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव। ऐसा नहीं कह रहा वो, स्टेटमेंट पढ़िए, उसने पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से खतरा? नंबर दे रहा हूँ, उस पे कर देना। दिल्ली तो देश की राजधानी है। क्या तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। बीजेपी वालों को पंजाबियों से, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया। जितने भी कुरियर जाए उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान मैं करना? समझ सकता हूँ कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पंजाबी वोट है, और ये पंजाब दिल्ली में एक मिनट, दिल्ली के अंदर हजारों लाखों पंजाबी रहते हैं। बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमारे देश को अपना घर बनाया। उन रेफ्यूजी लोगों को ने इनफाइनाइट यातनाएं सही थी। आज ये कौन होता है उनकी देशभक्ति पे प्रश्न उठाने वाला और उनको आतंकवादियों से कंपेयर करने वाला? ये आपका इंटरप्रिटेशन उनका ये कहना है कि आप पंजाब के केंद्रीय का चुनाव में क्या उसने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? क्या उसने ये कहा कि राजस्थान की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? उसने पंजाब की गाड़ियों को चिन्हित क्यों किया? क्योंकि कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ सर, इलेक्शन कमीशन वो अगर इलेक्शन